Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Mushtaq, Senior Subject Specialist Physics, DPS and Inter-College Sahiwal. I welcome you for DPS online classes. Let's start today's lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेसन जो है ये चैप्टर नंबर 10 से है और लेसन नंबर 7 है। इस लेसन के टॉपिक्स जो हैं, फर्स्ट टॉपिक जो है वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी। इसका सेकंड टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सबसे पहले हम इन टॉपिक से पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज के बारे में अवेयरनेस हासिल करेंगे, ताकि जो बेसिक नॉलेज जो है जो उनकी डेरिवेशन में हमने इस्तेमाल करना है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेव मोशन? टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, electromagnetic waves, types of mechanical waves, longitudinal waves, transverse waves. What is wave motion? A wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. It is called wave motion. मिसाल के तौर पे वाटर की एग्जांपल ले लें, तो वाटर के अंदर जब हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, उसको हम अप एंड डाउन मूव करते हैं, तो वाटर के जो पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन वाइब्रेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और इसके नतीजा में एक वेव जनरेट होती है जो कि आर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। एक स्ट्रिंग है, उसको आप अप एंड डाउन मूवमेंट अप्लाई करने के बाद उसको आप ऑसिलेट करवा रहे हैं, इसको आप वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो देखें कि इसके पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। इस डायग्राम में इक्वल इंटरवल ऑफ लेंथ पे आपको एक रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो जब ये वेव जनरेट होती है, जब ये वेव ऑसिलेट करती है, तो आप देखें कि ये रेड पॉइंट जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन एक ही जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, अपनी जगह से ये राइट की तरफ मूव नहीं कर रहा। तो वेव मोशन में पार्टिकल और मीडियम जो हैं वो अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स, कि वेव्स कितनी किस्म की होती हैं, वेव्स की अक़साम क्या होती हैं। वेव्स दो तरह की होती हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
What are mechanical waves? Waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. ऐसी waves कि जिनकी मूवमेंट के लिए, जिनको प्रोपागेट करने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। साउंड जो है एयर में ट्रैवल कर सकती है, एयर के अंदर प्रोपागेट कर सकती है, लेकिन अगर वैक्यूम आप क्रिएट कर दें तो एयर में से वेव जो हैं साउंड वेव्स दे कैन नॉट बी प्रोपागेटेड। सिमिलरली वाटर के अंदर जो रिपल्स पैदा होते हैं तो वाटर वेव्स जो हैं इसमें वाटर मीडियम के तौर पे हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वाटर नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा तो ये वेव जनरेट आप नहीं कर सकते, इनको आप प्रोपागेट नहीं कर सकते। सिमिलरली एक रस्सी के अंदर, रोप के अंदर जो वेव जनरेट हो रही हैं वो रस्सी, वो रोप, वो मीडियम कहलाती है और मीडियम के बगैर, रस्सी के बगैर हम उसमें इस तरह की जो वेव्स जो हैं वो जनरेट नहीं कर सकते। सो सच अ टाइप ऑफ वेव्स which require medium for their propagation are called mechanical waves. वाटर वेव्स, इनके एग्जाम्पल्स में डायग्राम में आपको वाटर के अंदर ये रिपल्स प्रोड्यूस होते आपको दिखाई दे रहे हैं, वेव जनरेट होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे सी के अंदर, समंदर के अंदर जो वेव्स जो हैं नेचुरली अप्स एंड डाउन दे क्रिएट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ऑन द अर्थ सी वाटर, दीज वेव्स आर जनरेटेड। अब इन वेव्स की प्रोपागेशन के लिए यहाँ पे जो मीडियम जो है वो वाटर है। सो दीज टाइप ऑफ द वेव्स, दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। So waves produced in the water, ripples produced in the water, these are called mechanical waves. Waves produced on string. आप एक रस्सी ले लें, उसको एक तरफ से आप फासन कर दें, किसी सपोर्ट के साथ बांध दें और दूसरी तरफ से आप उसको अप एंड डाउन जर्क दें। तो जब आप उसको अप एंड डाउन जर्क देंगे तो आपको इस तरह की जो ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हुई आपको दिखाई देंगी। इसमें पार्टिकल और मीडियम जो हैं अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, वो अपनी जगह को छोड़ के दाएं या बाएं मूव नहीं करते। दे ऑसिलेट, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। So this type of wave is called mechanical wave. Electromagnetic waves. ये वर्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप नेक्स्ट चैप्टर्स में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, कि जब किसी स्टैटिक चार्ज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को जब आप ऑसिलेट करवाते हैं ना, तो उसको ऑसिलेट करवाने से उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें वेरिएशन आती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन से एक मैग्नेटिक वेव पैदा होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स वो वेव जनरेट करते हैं और उस कंबाइंड इफेक्ट को, उस कंबाइंड वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इनको इस तरह से डिफाइन करेंगे, वेव्स which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves। हमने पीछे पढ़ा है
मैकेनिकल वेव्स के बारे में कि उनके लिए किसी मीडियम का होना ज़रूरी है, बगैर किसी मीडियम के उनको हम प्रोपागेट नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये मीडियम में से भी पास कर जाती हैं और मीडियम ना हो तभी ये पास कर जाती हैं। मिसाल के तौर पे रेडियो वेव्स, रेडियो स्टेशन जो हैं वहाँ पे जो प्रोग्राम जो हैं वो नशर किए जाते हैं, उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो रेडियो वेव्स जो हैं दे कैरी साउंड वेव्स, दे कैरी मैसेजेस। मुख्तलिफ जो प्रोग्राम जो हैं उनको रेडियो स्टेशन से लेके मुख्तलिफ जो डेस्टिनेशन हैं, जिन जिन जगहों पे आपने उसको सुनना होता है वहाँ पे वो पहुँच जाती हैं। इनके लिए किसी भी मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। They move without any medium. They propagate without any medium. टेलीविजन वेव्स, रेडियो वेव जो हैं इनमें सिर्फ आप साउंड सुन सकते हैं, बल्कि टेलीविजन वेव जो हैं इनमें आप साउंड भी सुनते हैं और इनमें आप तस्वीर जो है, पिक जो है, मूवी जो है उसको भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो टेलीविजन वेव्स जो हैं दीज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इन वेव्स की प्रोपगेशन के लिए भी हमें किसी भी तरह का कोई मटेरियल मीडियम दरकार नहीं होता, ये बगैर किसी मीडियम के दे कैन प्रोपगेट। एक्स-रेज, एक्स-रेज जो होती है ना, ये इनको हम मेडिकल फील्ड में डायग्नोस्टिक टेक्निक के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी जो है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, स्पेशली बोन्स जो हैं, उनकी ब्रेकेज के बारे में, अदर बॉडी एलिमेंट्स जो हैं उनमें कोई डिसऑर्डर है तो उसको स्टडी करने के लिए हम एक्स-रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्स-रेज जो हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। इनके लिए भी किसी भी तरह का कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती कि जिनके लिए इनमें इनकी प्रोपगेशन को हम पॉसिबल कर सकें। बगैर मीडियम के दे प्रोपगेट। हीट एंड लाइट वेव्स, हीट जो है सूरज से हमारी तरफ हीट आ रही है, लाइट सूरज से हमारी तरफ आ रही है, या कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है, कोई भी रोशन ऑब्जेक्ट है कि जो हीट भी पैदा कर रहा है और हमें लाइट भी दे रहा है, तो उस लुमिनस ऑब्जेक्ट से हीट और लाइट वेव्स हमारे पास जो आ रही हैं वो हीट और लाइट वेव्स वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। इनके लिए भी किसी भी तरह का कोई मटेरियल मीडियम दरकार नहीं होता। अब मैं आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायग्राम जो है वो दिखाता हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जनरेट करते हैं। यहाँ पे एक है ब्लू कलर, एक है रेड कलर। तो जो ब्लू कलर जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है और जो रेड कलर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। यहाँ पे 3 एक्सिस आपको दिखाए गए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फर्स्ट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है वो वाई डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसके ऑर्थोगोनल है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो इन दोनों फील्ड्स की म्यूचुअल जनरेशन की वजह से एक वेव जनरेट होती है, उस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। Now we will discuss types of mechanical waves. इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमने मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही पढ़ना है। तो अब हम इसकी टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसकी कितनी किस्म होती हैं।
मैकेनिकल वेव्स की कितनी अक़साम होती हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। In longitudinal waves, the particle or medium move back and forth along the direction of propagation of wave। कि longitudinal wave में पार्टिकल और मीडियम जो होते हैं वो आगे पीछे दाएं बाएं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक स्प्रिंग ले लें, डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये एक स्लिंकी स्प्रिंग है, इसमें हमने ऑसिलेशंस क्रिएट की हैं। ऑसिलेशंस की क्रिएशन किस तरह से हो सकती है? आइदर यू पुश और पुल इट टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू। इस स्प्रिंग को आप एक तरफ से बांध दें किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, और इस स्प्रिंग को एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के ऊपर, एक बेंच के ऊपर, फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर आप इसको हॉरिजॉन्टली रख दें। लेफ्ट तरफ से आप इसको पकड़ लें, इसको बैक एंड फोर्थ आप पुश एंड पुल करें तो इसके अंदर वेव जनरेट हो रही हैं, आपको ये दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। इसमें पार्टिकल और मीडियम जो हैं वो लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, और वेव की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो ऐसी वेव्स कि जिनमें पार्टिकल और मीडियम जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करें बट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, कि पार्टिकल और मीडियम जो हैं उनकी बैक एंड फोर्थ मोशन जो है उसकी सिमत वेव की प्रोपगेशन की सिमत में होनी चाहिए। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब इनमें कुछ टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रेशंस। जो वेव हमने अभी डिस्कस की है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उनमें कॉम्प्रेशंस क्या होते हैं? डायग्राम नीचे आपको दिखाई दी है। इस डायग्राम के अंदर स्प्रिंग के कुछ पार्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं और उनको एक पैरेंथेसिस के जरिए, ब्रैकेट के जरिए शो किया गया है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कॉम्प्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर वो पॉइंट, वो रीजन्स, वो एरियाज कि जहाँ पार्टिकल और मीडियम एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं, ऐसे एरियाज को, ऐसे रीजन्स को हम कहते हैं कॉम्प्रेशंस। अब इस डायग्राम में पार्टिकल और मीडियम क्या है? पार्टिकल और मीडियम स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग की जो कॉइल्स हैं कहीं पे वो बिल्कुल करीब करीब हैं और कहीं पे वो बहुत दूर दूर हैं। तो जहाँ पे वो बहुत करीब करीब हैं उन एरियाज को, उन रीजन्स को हम कॉम्प्रेशंस कहते हैं। The region in waves where particles of the medium are very close to each other are called compressions। वेव के अंदर वो रीजन्स, वो एरियाज, वो जगहें जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल जो हैं बहुत करीब हैं एक दूसरे के, उन एरियाज को, उन रीजन्स को हम कॉम्प्रेशंस कहते हैं। Rarefactions, as discussed earlier, हमने अभी पहले डिस्कस किया है कॉम्प्रेशंस के बारे में। अब हम इसके जो दूसरे रीजन्स जो हैं रेयरफैक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सेम डायग्राम हमने पहले पढ़ा था कि वो एरियाज, वो रीजन्स कि जहाँ पे पार्टिकल और मीडियम बहुत करीब करीब हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्रेशंस। ऑन द अदर हैंड व्हाट आर द रेयरफैक्शंस? इस डायग्राम में देखें कि कॉम्प्रेशन के साथ आगे
कंप्रेशन में पार्टिकल और मीडियम स्प्रिंग की जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, बहुत करीब हैं, तो इनको हम कहते हैं कंप्रेशन। उसके साथ आगे आ जाते हैं रेयरफैक्शन। तो रेयरफैक्शन में आप देख सकते हैं कि कॉइल लूप्स जो हैं, पार्टिकल और मीडियम जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे एरियाज, ऐसे रीजन्स कि जिनमें पार्टिकल और मीडियम जो हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत दूर हैं, ऐसे पार्टिकल और मीडियम को क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन। The regions in the waves where particles of the medium are apart from each other are called compressions. तो longitudinal waves में वो एरियाज कि जहाँ पे पार्टिकल और मीडियम जो हैं बहुत दूर हैं, एक दूसरे से दूरी पे हैं, एक दूसरे से अपार्ट हैं, दूर हैं, ऐसे एरियाज को, ऐसे रीजन्स को हम रेयरफैक्शंस कहते हैं। वेवलेंथ, एक वेव की लंबाई को हम वेवलेंथ कहते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ को डिफाइन करने से पहले एक मुकम्मल वन कंप्लीट वेव होती क्या है? एक मुकम्मल कंप्रेशन और एक मुकम्मल रेयरफैक्शन, दे कंस्टिट्यूट वन वेव। एक मुकम्मल कंप्रेशन और एक मुकम्मल रेयरफैक्शन जो है ये एक वेव जनरेट करता है। या एक कंप्रेशन के सेंटर से लेके दूसरे कंप्रेशन के सेंटर तक का फासला ये भी वेवलेंथ कहलाता है और ये एक मुकम्मल वेव कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compressions and rarefactions, पहले कंप्रेशन से लेके उसके बिल्कुल साथ जो मिला हुआ है कॉन्जिक्यूटिव जो है रेयरफैक्शन, उसका जो दरमियानी फासला जो होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक मुकम्मल कंप्रेशन, एक मुकम्मल रेयरफैक्शन का फासला वेवलेंथ कहलाता है। या एक कंप्रेशन के सेंटर से लेके अगले कंप्रेशन के सेंटर का फासला वेवलेंथ कहलाता है। या एक रेयरफैक्शन के सेंटर से लेके नेक्स्ट रेयरफैक्शन के सेंटर तक का फासला ये भी वेवलेंथ कहलाता है। और वेवलेंथ का यूनिट जो होता है सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर वो मीटर होता है। What are the transverse waves? इससे पहले हमने पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर पार्टिकल और मीडियम की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन इसमें इसका उलट है कि पार्टिकल और मीडियम जो हैं दे वाइब्रेट लेट्स से अप एंड डाउन, then wave will move perpendicular to their propagation motion. In case of transverse waves, the vibratory motion of the particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves. Such types of waves are called transverse waves. इसके एग्जाम्पल्स में waves on the surface of water, हम आगे जाके एक्टिविटी भी पढ़ेंगे, उसमें इसकी वजाहत करेंगे कि वाटर की सरफेस के ऊपर आपको पेबल फेंक दें, कोई ऑब्जेक्ट आप गिरा दें, या किसी मटेरियल मीडियम के साथ आप उसको अप एंड डाउन ऑसिलेट करना शुरू कर दें, तो उस वाटर के अंदर आप देखेंगे कि रिपल्स पैदा होंगे, वेव्स पैदा होंगी, और ये वेव्स जो हैं इन वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। इनमें भी पार्टिकल की ऑसिलेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ
प्रोपगेशन ऑफ वेव की क्या होती है? परपेंडिकुलर। वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं, एनर्जी को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लेकर जाती हैं। इस टॉपिक की वजाहत से पहले चंद एक मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगा। सूरज से रोशनी हमारी तरफ आती है, तो लाइट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है। व्हाट्स एनर्जी? काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। सूरज से रोशनी हमारी तरफ आ रही है। सनलाइट जो है ये एनर्जी का एक बहुत अहम सोर्स है। सूरज से रोशनी हमारी तरफ आती है और उस रोशनी की मदद से सब्जियां, फल, नबातात तमाम के तमाम देख लो। तो सूरज से रोशनी का ज़मीन की तरफ आना, हमारी तरफ आना, वेव्स के ज़रिए ही एनर्जी हमारी तरफ आती है। तो वेव जो हैं वो एनर्जी को कैरी करके एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाने का जरिया होती है। सिमिलरली रेडियो वेव्स हैं, टेलीविज़न वेव्स, मोबाइल फ़ोन की जो हमारी कम्युनिकेशन जो होती हैं, all these waves, these are electromagnetic waves and they carry energy in the form of sound, in the form of pics, other data। वो एनर्जी को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक कैरी करके ले जाती हैं। सो वेव्स आर द सोर्स ऑफ कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। Energy can be transferred from one place to another through waves. For example, इस डायग्राम में एक रस्सी आपको दिखाई दी गई है। उस रस्सी को राइट डायरेक्शन से किसी चीज के साथ आपने अटैच किया हुआ है, बांधा हुआ है। तो अपने हाथ की मदद से आपने इस रस्सी को ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, आप इसको ऑसिलेट करवाना चाहते हैं, ऑसिलेट करवा रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दिए गए हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड सो ऑन। आपके हाथ की जो मोशन है वो अलोंग वाई डायरेक्शन है, अप एंड डाउन है अलोंग वाई। पॉइंट सी पे देखें, वाई डॉट, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहलाता है। पॉइंट डी जो है ये भी वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। पॉइंट सी को हम पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट ए, ये मीन पोजीशन से अबव पॉइंट है। बी, डी ये मीन पोजीशन से बिलो पॉइंट है। जब हम रस्सी को अप एंड डाउन मूव करते हैं, अगर पॉइंट ए जो है वो ऊपर है, मीन पोजीशन से ऊपर है, तो पॉइंट बी मीन पोजीशन से डाउन होगा। अगर पॉइंट ए मीन से डाउन है तो पॉइंट बी जो है मीन से अबव होगा। इन द सेम वे पॉइंट ए, सी, ई ये एक वक्त में मीन पोजीशन से ऊपर होंगे, तो पॉइंट बी, डी एंड सो ऑन ये बिलो होंगे। नेक्स्ट इंटरवल में ए, सी, ई डाउन होंगे, बी एंड डी वो क्या होंगे? अप होंगे। तो इस तरह से ये रस्सी जो है, ये रोप जो है, ये अप एंड डाउन ऑसिलेट करती रहती है, अप एंड डाउन मूव करती रहती है और इसमें वेव जनरेट होती हैं। एंड दीज वेव कैरी एनर्जी फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग द रोप टूवर्ड्स द अदर पर्सन, और अदर पर्सन अगर उसने अपने हाथ में उस रस्सी को पकड़ा हुआ है तो उस रस्सी की जर्क जो है, उस रस्सी का झटका जो है, उसको एनर्जी इट कैन फील, वो उसको महसूस कर सकता है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन इस रस्सी को अप एंड डाउन जर्क दे रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो उसके हाथों में, उसके मसल्स में जो एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है और उसको जब अप एंड डाउन मूव करता है तो वो केमिकल एनर्जी
आगे मैकेनिकल में ट्रांसफर होती है, उस मैकेनिकल एनर्जी से वेव जनरेट होती है, और वेव की जो डिस्टर्बेंस जो है वो राइट डायरेक्शन में जो कि ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है उसको वो वाइब्रेट करवा सकती है, उसको ऑसिलेट करवा सकती है, या दूसरी तरफ आपके किसी फ्रेंड ने उस रस्सी को रोप को पकड़ा हुआ है तो उसका झटका, उसकी जर्क जो है वो आपका दोस्त फील कर सकता है। तो इस तरह से वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को कैरी कर सकती हैं, एनर्जी को प्रोपागेट कर सकती हैं। When we shake the stretch string up and down, we provide our muscle energy to the string. As a result, a set of waves can be seen traveling along the string. The vibrative force from the hand disturbs the particle of the string and sets them in motion. These particles then transfer their energy to the adjacent particle in the string. तो एक पार्टिकल से आगे ये एनर्जी जो है वो प्रोपागेट होती जाती है। एनर्जी is thus transferred from one place of the medium to the other in the form of waves. तो इस तरह से हम मीडियम के अंदर एक जगह से लेके दूसरी जगह तक एनर्जी को हम प्रोपागेट कर सकते हैं, एनर्जी को हम मूव करवा सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी ट्रांसफर इन वेव्स। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए असरअंदाज होते हैं? इस डायग्राम में देखें, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का फासला पॉइंट सी पे ये वाई नॉट कहलाता है, और मेन पोजीशन से लोअर एक्सट्रीम का फासला पॉइंट डी तक ये वाई नॉट कहलाता है। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो एनर्जी की जो अमाउंट जो है जो वेव्स के जरिए हम क्रिएट करते हैं, प्रोपागेट करते हैं, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस of stretching from its rest position. That is, the energy in a wave depends on the amplitude of the wave. अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है स्मॉल होगा, हम रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे, उसमें जो एनर्जी ट्रांसफरेंस जो होगी वो कम होगी। अगर हम उस स्ट्रिंग को ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाएंगे तो उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। सो अमाउंट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इन द वेव दैट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वेव्स। Larger the amplitude of the oscillation, large amount of energy will be propagated. Smaller the amplitude, small amount of energy will be propagated, and vice versa. If we shake the string faster, we give more energy per second to produce wave of higher frequency, and the wave delivers more energy per second to the particles of the string as it move forward. तो जितना एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होगा, पर सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डिलीवर होगी, पर सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोपागेट होगी अगर हम उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन को, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जो कि
एनर्जी प्रोपगेशन इन द वेव्स की सेंस में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर वेव्स जो हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी कैरी करती हैं, लेकर जाती हैं वाटर के अंदर। ये राइट डायरेक्शन में आपको एक डायग्राम दिखाई दी गई है। एक वाटर पॉन्ड आपको दिखाया हुआ है। आपने एक कॉर्क रखा हुआ है वाटर सरफेस के ऊपर। अगर आप एक स्टोन ले लें, उस स्टोन को आप उस पॉन्ड के अंदर फेंक दें तो उसमें रिपल्स, उसमें जो वेव्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। एक रेड एरो आपको यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है जो कि ऊपर की सिमत में शो हो रहा है। दूसरा रेड एरो जो है वो राइट डायरेक्शन में शो हो रहा है। जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एरो है ये कॉर्क की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को शो कर रहा है कि कॉर्क जो है अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे अप डाउन ऑसिलेट कर रहा है। जबकि राइट डायरेक्शन में जो एरो है वो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो कर रहा है। सो कॉर्क मूव अप एंड डाउन एंड वाटर वेव्स दे विल मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो वाटर के अंदर जो रिपल्स पैदा हो रहे हैं वो सोर्स ऑफ ऑसिलेशन से अवे की तरफ मूव करते हैं। अब जो कॉर्क की जो मूवमेंट जो है, किसी भी बॉडी की मूवमेंट एनर्जी के बगैर इम्पॉसिबल है। तो कॉर्क का अप एंड डाउन मूव करना एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो जैसे स्टोन को हमने वाटर के अंदर फेंका तो स्टोन को वाटर में फेंकने से वेव जनरेट हुई और वो ऑसिलेशन जो है जब कॉर्क तक पहुंची तो कॉर्क अपनी जगह पे ऊपर नीचे उसने हरकत शुरू कर दी। तो इस तरह से हम ये बात साबित कर सकते हैं कि वाटर के अंदर जो वेव जनरेट हो रही हैं वो एनर्जी को आगे से आगे प्रोपगेट करती हैं, मूव करती हैं। ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, water waves will be produced on the surface of the water and will travel outwards। तो जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे आपने पत्थर को फेंका है उसके तमाम अतराफ में सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल्स की फॉर्म में वेव्स पैदा होती हैं, रिपल्स पैदा होते हैं और ये वेव्स और रिपल्स जो हैं उस पॉइंट से आर डायरेक्शन में मूव करते हैं। Place a cork at some distance from the falling stone। तो जहाँ पे स्टोन आपने गिराया है उससे कुछ फासले पे आपने कॉर्क को रख दिया। When waves reach the cork, it will move up and down along with the motion of the water particles by getting energy from the waves। तो इस कॉर्क की जो अप एंड डाउन मूवमेंट जो है उसने एनर्जी कहाँ से हासिल की? उसने एनर्जी जो है वो सोर्स ऑफ वाटर वेव जो पैदा कर रहा था दैट वाज स्टोन। तो स्टोन वाटर के अंदर उसने स्ट्राइक किया, उसने उसके पार्टिकल और मीडियम को एनर्जी ट्रांसफर कर दी। वो एनर्जी वेव्स के जरिए कॉर्क तक पहुंची और वो कॉर्क अपनी जगह पे अप एंड डाउन उसने अपनी मूवमेंट को स्टार्ट किया। दिस एक्टिविटी show that water waves, like other waves, transfer energy from one place to another without transferring matter, that is water। कि मैटर अपनी जगह से आगे पीछे मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैटर के पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं और वेव आगे से आगे मूव करती जाती है। Relationship between velocity, frequency and wavelength। हमने वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है
v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसको हमने प्रूव करना है। तो उसके प्रूफ से पहले वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसके बारे में आपको अवेयरनेस जरूरी है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t इज कॉल्ड वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ द ऑसिलेशंस produced in 1 second, number of vibrations produced in 1 second, that is called frequency. And the wavelength, हम previously इसकी definition इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक मुकम्मल वेव की जो लंबाई होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। The distance between two consecutive crests and troughs are the distance between two consecutive compression and rarefaction, that is called wavelength. तो जब किसी मीडियम के अंदर वो डिस्टर्बेंस हम क्रिएट करते हैं, वेव जनरेट करते हैं, तो वो वेव जो है पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से आर डायरेक्शन में एक ख़ास रफ्तार के साथ, एक ख़ास वेलोसिटी के साथ वो वेव ट्रैवल करती है, वेव अपना सफ़र तय करती है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which travels from one place to another and hence has a specific velocity of traveling. तो ये जो वेव है ये ख़ास रफ्तार के साथ, ख़ास स्पीड के साथ वो उस रफ्तार के साथ वो वेव प्रोपोगेट करती है। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव और इसको हम फर्दर आगे डिफाइन करेंगे। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फर्स्ट क्या आपको बॉडी जो है वो डिस्टेंस d कवर करती है टाइम t के अंदर, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी d/t। जब हम वेव की सूरत में इसको डिराइव करना चाहेंगे इस फॉर्मूला को, अगर एक वेव का कुल फासला, हमने भी प्रीवियसली पढ़ा है कि एक वेव की जो लंबाई होती है वो वेवलेंथ के बराबर होती है। एक कॉम्प्रेशन और उसके साथ वाले रेफ्लेक्शन का फासला, या एक कॉम्प्रेशन के मिडल से लेके अगले कॉम्प्रेशन के मिडल का फासला, या पहले रेफ्लेक्शन के मिडल से लेके अगले रेफ्लेक्शन के सेंटर का फासला, ये क्या कहलाता है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक मुकम्मल वेव की जो लंबाई है वो 1 लैम्डा के बराबर होती है। अगर एक वेव एक टाइम t में जो फासला तय करती है वो वेवलेंथ लैम्डा है, तो d की जगह पे हम लैम्डा पुट कर देंगे और स्मॉल t की जगह पे हम कैपिटल T पुट कर देंगे। तो कैपिटल T क्या है? ये है टाइम पीरियड, कि एक वेव को मुकम्मल सफ़र करने के लिए एक वेव का जो टाइम है वो 1 ऑसिलेशन का टाइम जो है वो 1 टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे d की जगह पे हम लैम्डा पुट कर देंगे, स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T पुट कर देंगे। इट मीन्स 1 वेव कंप्लीट इट्स डिस्टेंस इन 1 टाइम पीरियड t। So v is equal to lambda by t. If time taken by the wave in moving from one point to another is equal to its time period t, अगर एक वेव को मूव करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हुए वक्त दरकार जो है, टाइम दरकार जो है वो उसके टाइम पीरियड t के बराबर है, so the distance covered by the wave will be equal to 1 wavelength। तो उस वेव का जो फासला होगा वो 1 वेवलेंथ के बराबर होगा। तो फिर हम रिलेशन v इज इक्वल टू d/t, इसको फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस रिलेशन में d की जगह पे हमने लैम्डा ले लिया, स्मॉल t की जगह पे हमने कैपिटल T ले लिया। लैम्डा यहाँ पे क्या है? ये 1 वेवलेंथ है और t यहाँ पे एक वेव को मुकम्मल तौर पे पास करने का टाइम है।
एक ऑसिलेशन को परफॉर्म करने का वक्त 1 टाइम पीरियड है। सो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशनशिप होती है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को, कि अगर एक चीज A है तो उसका उलट क्या होगा 1/A। इन द सेम वे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दैट इज टाइम पीरियड को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं t इज इक्वल टू 1/f। अगर हम f का रेसिप्रोकल लें 1 पे डिवाइड कर दें हमें टाइम पीरियड हासिल होगा। इन द सेम वे अगर हम टाइम पीरियड का उलट ले लें, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें तो हमें फ्रीक्वेंसी देगी। तो पीछे जो हमने रिलेशन पढ़ी है उसमें हमने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू डी बाई टी, फिर हमने d की जगह पे लैम्डा ले लिया, t की जगह पे हमने कैपिटल T ले लिया, फिर वो रिलेशन बन गई v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t। तो 1/t की जगह पे आप f को पुट कर दें तो आपके पास रिलेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू f लैम्डा। हमने 1/t की जगह पे क्या पुट कर दिया, फ्रीक्वेंसी f पुट कर दी। ये डेरिवेशन मैं आपको रिकैप करता हूँ, इसको एक दफ़ा मैं आपको रिपीट करता हूँ ताकि ये कैलकुलेशन जो है इनकी डेरिवेशन में इनका होना बहुत ज़रूरी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। वेलोसिटी डी बाई टी, अगर एक वेव की लंबाई एक वेवलेंथ है तो d को हम लैम्डा की जगह पे रिप्लेस कर देंगे और एक वेव को मुकम्मल तौर पे परफॉर्म करने के लिए, ऑसिलेट करवाने के लिए जो वक्त दरकार है वो 1 टाइम पीरियड होता है। तो स्मॉल t की जगह पे हमने क्या ले लिया, कैपिटल T। तो v इज इक्वल डी बाई टी की जगह पे आ जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन जो है वो रेसिप्रोकल होती है, एक दूसरे का उलट होती है। t is equal to 1/f or f is equal to 1/t. That is, time period is reciprocal of frequency. t is equal to 1/f or f is equal to 1/t. पीछे जो रिलेशन हमने पढ़ी है कि t v is equal to lambda by t, तो 1/t की जगह पे आपने पुट कर दिया f, तो आपके पास ये रिलेशन बन गई v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये रिलेशन जो है इसको हम वेव रिलेशन कहते हैं, इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। ये वेव इक्वेशन जो है ये वेव स्पीड, वेव फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करती है। इन तीन फैक्टर्स में से v f लैम्डा, इन तीन फैक्टर्स में से कोई से दो फैक्टर्स आपको नोन हो तो थर्ड फैक्टर आप इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रिलेशन जो है इस चैप्टर के आगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, इसके जो एग्जांपल्स आएंगी उनमें इसका हम यूज़ करेंगे। सो दिस रिलेशन इज ट्रू both for longitudinal and transverse wave। तो बच्चों आपने ये जो टॉपिक सुना है, इसको पढ़ा है, इसको बुक से अच्छे तरीके से रीड करें, अंडरस्टैंड करें, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जितने आप बना सकते हैं वो बनाएं और एज ए लॉन्ग इसको लर्न करें। एंड एनी प्रॉब्लम आप ग्रुप के अंदर मुझसे वाया टेलीफोनिकली, वाया टेक्स्ट मैसेज यू कैन डिस्कस विद मी। Thank you for watching.